नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो। और आज तारीख है आपको 4 जुलाई 2025। तो हम लोग जो है 4 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर बातचीत करेंगे। और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस चैनल के जस्ट नीचे मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से, बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है आपको मनाया जाता है प्रतिवर्ष कितने तारीख को, 3 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, मनाने का प्रमुख जो उद्देश्य हम लोग देखते हैं, तो उद्देश्य क्या है, आइए बातचीत कर लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो इस दिन का जो प्रमुख उद्देश्य है, प्लास्टिक बैगों के उपयोग के खिलाफ क्या करना है, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और यह एक जो है ग्लोबल पहल है जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करती है। और प्लास्टिक से कह सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है कि मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति भी क्या करती जा रही है, खोते जा रही है। यदि हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग तो क्या कहते हैं, नदियों को क्या बना दिए हैं, नाला बना दिए हैं ना, नदियों को क्या कर दिए हैं, नाला बना दिए हैं। और जो यमुना नदी का नाम आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, यमुना नदी किस में बदलते हुए जा रही है, नाला में बदल चुकी है, बदलेगी क्या, बदल चुकी है, ठीक है। और उसके बाद एक महाराष्ट्र में आपको नदी देखने को मिलेगी, कौन सी नदी देखने को मिलेगी, पवना नदी। क्या नाम है नदी का, पवना नदी। और उस नदी को भी इतना पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलाप की वजह से जो है प्रदूषित कर दी गई है। गंगा के बारे पर बात करते हैं तो गंगा में भी आपको देखने को मिलता है, गंगा को भी क्या कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे पूरी तरह से प्रदूषण के कगार, पूर्णतः प्रदूषित है ना। आपको क्या कहते हैं दिखाई पड़ेगा, क्या कहते हैं कानपुर, कानपुर में भी दिखाई पड़ेगा। जितना भी औद्योगिक कचरा है किसमें बहाते हुए दिखाई पड़ रहा है, गंगा में ही बहाते हुए दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद जो भी प्रमुख शहर बसा हुआ है सब अपना क्या कहते हैं कचरा कहाँ बहाती है, गंगा में ही। पटना का जो कचरा है सब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गंगा में जा रहा है। उसके बावजूद भी गंगा क्या है, पवित्र है ना। लेकिन गंगा धीरे धीरे क्या होते जा रही है, अपवित्र होते जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसा एक अनुमान डाटा के हिसाब से लगाया गया है कि जिस प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है लोगों के द्वारा, आम जनमानस के द्वारा, तो हो सकता है कि 2060 तक में गंगा क्या हो जाए, विलुप्त के कगार पर आ जाए, ठीक है। आप देखिएगा जब आपको जुलाई अगस्त का मौसम आएगा उस वक्त आपको जुलाई अगस्त में तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, पूर्णतः पानी भरा भरा दिखाई पड़ेगा गंगा, है ना। अभी का जो मौसम धीरे धीरे जो अब आ रहा है, बरसात का मौसम है, तो बरसात में आपको पूर्णतः नदी दिखाई पड़ेगी, भरी रहती है। लेकिन यही आ जाइए आप कब, जनवरी के मौसम में आ जाइए, जनवरी में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, गंगा सिकुड़ जाती है, बहुत छोटी हो जाती है ना। तो आपको इसका मतलब पानी कहाँ चला गया, सब पानी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं प्रदूषण की वजह से, इस वजह से भी। और क्या कहते हैं हम लोग जितना भी कचरा सब है, प्लास्टिक सब कहाँ पर फेंकते जा रहे हैं, नदी। और नदी फिर मान के चलिए फिर कहाँ नदी लेके चल जाती है, समुद्र में। तो इस तरह से नदियों के द्वारा एक तरह से समुद्र भी प्रदूषित होते हुए रहती है। तो प्लास्टिक से बहुत ज्यादा प्रदूषण होती जा रही है ना। और इसी वजह से हम लोग मनाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस करना है, ठीक है। और कितने तारीख को, 3 जुलाई को। तो याद रहेगा आप लोगों को कि ये हम लोग मनाते हैं पर्यावरण, खास करके किसके वजह, उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को एक तरह से क्या करना है, एक तरह से संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। और जब संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो जनमानस भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और ये प्रश्न आपको हाल फिलहाल में ही जो है आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार एसएससी का जो सेट यदि बनाते होंगे जो भी व्यक्ति, तो उनमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनकर तैयार हुई है। जब ये मान के चलिए कि आपको प्रश्न पूछे कि पहले कैसे पूछा जा चुका है, तो प्रश्न इसलिए पहले पूछा जा चुका है जब इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। तो घोषणा हुई थी, तो घोषणा बहुत पहले हुई थी, लगभग 1 साल पहले। लेकिन अब क्या होती है, ये बनकर तैयार हो जाती है। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो ये किसके अंतर्गत आ गया, फैक्ट है ना। तो ये जीके के अंतर्गत आ गया। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग अभी तक आपको जो भी याद रखते होंगे तो वो आपको दिमाग से हटाइए। अब क्या हो जाएगी, आपको उत्तराखंड में, इसका कोई नाम रखा नहीं गया है, स्पेशल कोई नाम नहीं रखा गया, अभी कोई नाम नहीं रखा गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई नाम रखा जाए, लेकिन अभी क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पढ़ेंगे, है ना। इसी के तहत मान चलिए कि देश की सबसे लंबी आपको दिखाई पड़ेगी रेल सुरंग दिखाई पड़ेगी, जो कि उत्तराखंड में कह सकते हैं कि बनते हुए दिखाई पड़ती है। और इसी आप जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना है, ये कहां से कहां तक आपको जोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, देवप्रयाग से लेके आपको
जनासू तक, ठीक है। ये जनासू जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जनासू के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है 14 दशमलव कितना, आपको 5-8 किलोमीटर लंबी दोहरी रेल सुरंग तैयार की जा रही है। कितना आपको यहाँ पर दोहरी रेल सुरंग का निर्माण पूरा कर एक तरह से हो चुका है ना, पूरा हो चुका है। अब जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगी, जब सुरंग बन गया है तो पटरी भी लगाने में कितना समय लगेगा, पटरी तो रातों रात लगा देगा, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सुरंग एक तरह से बनकर पूर्णतः क्या हो गया है, सुरंग बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर पटरी, यहाँ पर डबल लाइन का पटरी लगा दिया जाएगा। सिंपल है, पटरी तो रातों रात लगा देगा, है ना। पटरी लगाने में थोड़े समय लगता है, तो बनाने में क्या समय लगेगा, सुरंग को बनाने में समय लगता है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, कह सकते हैं कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर, उत्तराखंड में, याद रहेगा। और ये क्या दोहरी रेल लाइन है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न हम लोग के पास है, क्या है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस देश के द्वारा, घाना के द्वारा, है ना। घाना के द्वारा जो आपको है यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है घाना, और घाना किस महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, घाना किस महाद्वीप के अंतर्गत, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाल ही में कहां पर गए हैं, घाना गए हैं। और जो घाना के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, जॉन ड्रामनी महामा, ठीक है। तो जॉन जो महामा है इनके द्वारा कह सकते हैं कि घाना का जो आपको सर्वोच्च पुरस्कार दिखाई पड़ता है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इससे सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपको याद रखना है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए थे, साइप्रस भी गए थे। तो साइप्रस के द्वारा भी आपको सम्मानित कर सकते हैं कि साइप्रस के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और अब तक कह सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री को कितने देशों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, 24 देशों के सर्वोच्च, जो जिस भी देश का कह सकते हैं सर्वोच्च पुरस्कार है, तो सर्वोच्च पुरस्कार से 24 देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसको, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है ना। तो आपको याद रखना है। और नाम आता है घाना का, तो घाना के राष्ट्रपति आपको बता ही चुके हैं कि जॉन आपको ड्रामनी महामा है। और उसके बाद घाना की राजधानी क्या है, अकरा है। और यहाँ पर यदि बात करें कि मुद्रा कौन सी चलती है, तो मुद्रा कौन सी चलती है, सेडी मुद्रा चलती है। यदि आप क्या कहते हैं कोई किताब पढ़ रहे होंगे तो किताब में हो सकता है कि केडी लिखा हुआ है, सेडी को ही यदि ट्रांसलेट करते हैं किताब से तो उसको क्या लिखा हुआ रहता है कि केडी। तो सेडी और केडी कुछ भी रहे तो आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको किसका तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये घाना के क्या है, राष्ट्रपति हैं जॉन महामा। और जॉन महामा के द्वारा कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च आपको जो पुरस्कार है घाना का स्टार, तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न ये वाला जो है हो सकता है कि आने वाले किसी भी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला यूपीआई से संबंधित है, क्या है, आपको हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू किया है। स्लाइस का नाम सुने हैं, नाम सुने स्लाइस का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो स्लाइस के द्वारा। स्लाइस ने कह सकते हैं कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्या क्या है, यूपीआई के द्वारा कह सकते हैं कि एक स्लाइस के द्वारा कार्ड लॉन्च किया गया यूपीआई, जो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसे भारत में क्रेडिट तक कह सकते हैं कि पहुंचने के लिए, आम व्यक्ति तक कह सकते हैं कि पहुंचने के तरीकों को क्या करना है, एक तरह से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस विजन का कह सकते हैं कि विस्तार करते हुए स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित भौतिक बैंक शाखा और एटीएम खोला है, ठीक है, जो कि सरलता और गति के इर्द गिर्द कर सकते हैं कि निर्मित बिल्कुल नए बैंक का अनुभव की ये कह सकते हैं कि शुरुआत किया है। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा आपको, तो स्लाइस के द्वारा। आप लोग कंपनी, ये स्लाइस क्या है, कंपनी है, आप लोग हो सकता है कि नहीं देखे होंगे, नहीं तो पहले ये मोबाइल भी बनाती थी, है ना। एक सबसे पहले स्लाइस मोबाइल चलाते थे, आपको कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टर का जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर स्टार्ट लाने वाला यही था, स्लाइस ही था, ठीक है। तो ये स्लाइस बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा चीज ये काम करती है, ठीक है। तो ये इसी के द्वारा कह सकते हैं, किसी के द्वारा क्या किया गया है, पहला कह सकते हैं कि बैंक खोला गया है ना, बैंक बोल रहे हैं क्या, एटीएम खोला गया, ठीक है। और यूपीआई एक तरह से जो आपको लिखा हुआ है कि यूपीआई, तो पहली भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कह सकते हैं कि किसने शुरू किया है, तो आपको किसके द्वारा, तो स्लाइस के द्वारा ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शाखा है, ठीक है, बैंक की एक शाखा कह सकते हैं कि स्लाइस की एक शाखा है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप लोगों को प्रश्न करवा चुके हैं, क्या प्रश्न करवा चुके हैं कि मान के लिए कुछ दिन पहले आपको करवा चुके हैं कि थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी, ठीक है, तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री पर क्या लगा दिया जाता है, एक तरह से उसको निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। बातचीत करते हैं कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री पहले कौन थी, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे लिखे भी हैं कि थाईलैंड की पहले प्रधानमंत्री कौन थी, आपको पेंटोगट्टान सिनावात्रा थी। कौन थी, तो पेंटोगट्टान सिनावात्रा थी। और पेंटोगट्टान सिनावात्रा को निलंबन कर दिया गया, क्यों किया गया बताते हैं। वैसे आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात किया है ना, चित्र आपको इसी का इमेज देखने को मिलता होगा पहला वीडियो में नहीं कह सकते, इसके जो पिछला वीडियो है। तो आपको जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ठीक है, कौन है, आपको फूम थाम, कहाँ चला गया पेन, चलिए, तो आपको जो फूम थाम आपको वेचा
याचई दिखाई पड़ता है, इन्हीं को क्या बनाया गया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि थाईलैंड के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन, फूमथाम वेचा ये चाई। ठीक है, वेचाई चाई कह सकता है कि या वेचा चाई कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फूमथाम वेचा चाई, और किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आपको थाईलैंड के प्रधान, पूर्वी में एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एक तरह से आपको कभी ना कभी थाईलैंड देखने को मिलता है। भारत के यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति जाते हैं, क्या घूमने के पर्यटक स्थल है ये, तो यहाँ पर बहुत व्यक्ति जाते हैं घूमने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से कौन से देश में क्या बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, और पड़ोसी देश के अंतर्गत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण देश के अंतर्गत है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है कौन है, आपको पेंटो कर्टन सिनावात्रा, ये जो आपको खूबसूरत सा तस्वीर दिखाई पड़ रही है कौन है, तो ये पेंटो कर्टन सिनावात्रा है। ठीक है, और ये जो आपको बन रहे हैं, ये जो अभी कह सकते हैं कि ये कौन है, फूमताम चाई है ना। ये जो आपको दिखाया अभी करंट प्रधानमंत्री बने हैं, और क्या कहते हैं, ये कौन है, इनको निलंबन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि इनका प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया, प्रधानमंत्री के पद से वर्तमान के तौर पर इसको क्या कर दिया गया है, निलंबन। निलंबन अब क्यों किया गया है, ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को, आप लोग तो नहीं देखे होंगे वीडियो, तो आप लोगों को बता देते हैं। ये जितनी देखने में खूबसूरत है, उतनी ही दिल की भी खूबसूरत है। ठीक है, इसका अब इसके वजह से कह सकते हैं कि इसके एक वाक्य की वजह से इसको प्रधानमंत्री का पद गंवाना पड़ता है। क्या गंवाना पड़ता है, ये जो मान के चलिए बात करती है कंबोडिया से, किससे बात करती है, कंबोडिया से, तो लगभग 17 मिनट के आसपास कह सकते हैं कि बातचीत करती है, तो इसका कॉल लीकेज हो जाता है। क्या होता है, मतलब कॉल क्या होता है, जो कॉल मान के लिए जो बातचीत हो रही है फोन से, ये बातचीत क्या होती है, मार्केट में आती है। और जो दूसरे देशों के एक तरह से जो वहां पर उसका एक तरह से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी से जब बात करते हैं, तो ये क्या बोल देती है, अंकल बोल देती है। क्या बोलती है, अंकल। अब किसी भी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों वाले को क्या अंकल नहीं बोलना पड़ेगा, नाम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, नाम से। यदि मान के चलिए ये बहुत कम उम्र की है, कितने उम्र की है, लगभग 37 वर्ष की है। अब इससे मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, तो इनको लगेगा कि हम तो बहुत कम उम्र के हैं, और ये मान के चलिए बहुत ज्यादा उम्र के हैं, तो एक तरह से रिस्पेक्ट के नाते मान के चलिए अंकल बोल देते हैं, है ना। और यही अंकल इनको ले डूबा। ठीक है, ये एक शब्द जो है अंकल, इनको ले डूबा। ठीक है, और इनको अपना पद गंवाना पड़ गया। ठीक ना, तो ये क्या बोले, क्या बोले, यहाँ ये अंकल बोले, क्या कहते हैं, जो जैसे कि कंबोडिया जो है, ठीक है, कंबोडिया मान के चलिए कि विपक्षी दल के जो नेता हैं, ठीक है, तो अभी वैसे उनका बेटा कह सकता है कि उसका बेटा वहां पर है, विपक्षी दल नहीं कह सकता है कि कंबोडिया के जो एक तरह से जो अब एक जो शासन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उन्हीं के एक पिता है जो एक तरह से वहां पर काम करते हैं, उन्हीं को एक तरह से जो वार्तालाप होती है, तो वार्तालाप के बीच में जो कंबोडिया दूसरे देश हो गया ना, और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में क्या है, सीमा विवाद है। क्या है, जैसे हम लोग के पाकिस्तान और क्या कहते हैं इंडिया में क्या है, सीमा विवाद है, कुछ ना कुछ होते रहती है। इसी तरह से थाईलैंड और क्या कहते हैं आपको कंबोडिया में सीमा विवाद दिखाई पड़ती है। लेकिन जब दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है, तो इस दोनों देशों के बातचीत में ये उसके एक तरह से अध्यक्ष को क्या बोल देती है, अंकल बोल देती है, जो एक तरह से क्या है, कह सकते हैं कि थाईलैंड के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये सही नहीं है ना, किसी भी देश का। तो यहाँ का जो एक तरह से जो कोर्ट है, इनको क्या कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, इनको नोटिस किया जाता है। और जब क्या कहता है, जब प्रधानमंत्री का एक तरह से जो एक तरह से फूमताम जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या नाम है इनका, आपको फूमताम वेचायाचाई जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको जो दिखाई रहे हैं फूमताम, ये जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसमें भी ये क्या कहते हैं आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो बातचीत जो कर रही है, ठीक है, तो ये भी उनमें समारोह में सम्मिलित होती है। प्रधानमंत्री का जब शपथ होता है, तो ये भी समारोह में शपथ होती है। तो इनसे क्या कहते हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर वक्त ये मुस्कुराते हुए रहती है, लेकिन किसी को कुछ जवाब नहीं देती है। ठीक ना, चलिए। और कहीं भी चलते, आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये कहीं भी चलती है, ये अपना ये जलवा बिखेर के नहीं चलती कि आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, आम पब्लिक की तरह यूज करती है। जैसे प्रधानमंत्री चलते हैं, क्या एक गाड़ी के पीछे 1000 गाड़ी है ना, वैसा कुछ नहीं, एकदम आम पब्लिक की तरह चलती है, कहीं भी चलती है। इसके आगे पीछे कोई नहीं, सुरक्षा गार्ड नहीं रहता है, जैसे रहती है सिंपल घर में वैसे चलती है। और इसी वजह से क्या कहते हैं, आम जितने भी थाईलैंड है, थाईलैंड के एक तरह से जितने भी गरीबी तबके के जितने भी व्यक्ति है, सबके दिलों पर राज करती है। ठीक है, ऐसे ये फेमस नहीं है। मेट्रो में चलती है, वहां पर जो मेट्रो में चलती है, यहाँ के प्रधानमंत्री चलेंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री, क्या यहाँ पर तो कोई विधायक भी चलेगा तो कहेगा हम पैसा नहीं देंगे, टोल टैक्स नहीं देंगे। ये जहां पर भी जाती है, अपने जो भी मान चलिए कि एक तरह से जो खुद का लगता है प्रधानमंत्री को, जब तक जबकि सभी जगह फ्री है ना, उसके बावजूद भी ये रुपया दे के मेट्रो में भी सफर करती है, मेट्रो में भी चढ़ती है, तो रुपया दे के चढ़ती है। तो समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या जलवा है ना, तो एक तरह से। लेकिन ये इस तरह से क्या किए हुए, वहां पर अपना सभी के दिलों पर क्या करती है, राज कर रही है। ठीक है, तो अपना जगह बना के रखी है। तो प्रधानमंत्री अच्छी है, लेकिन क्या कहते हैं, निलंबन कर दिया गया है ना। समझ, जो अच्छी रहती है उसको समझ ही रहे, उस पर सभी कोई लगा हुआ रहता है, कुछ विपक्षी पार्टी भी लगा हुआ रहता है। चलते हैं, ये बातचीत करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ज्यादा बातचीत हो गया है ना। चलिए, टेबल टेनिस में क्या कहते हैं, ताशकंद के 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, दिव्यांशी
भौमिक के द्वारा जीता गया था। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि दिव्यांशी भौमिक के द्वारा किस खेल से संबंधित है। आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा कि दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है। तो दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है, आपको टेबल टेनिस है। और ये टेबल टेनिस जो है कहां पर हो रहा है, तो ताशकंद में। और ताशकंद में कह सकते हैं कि आपको दिखाई पड़ रहा है 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप। और कितने नंबर, ये कह सकते हैं कितने वर्ष का, अंडर 15 है ना, तो 15 वर्ष से कह सकते हैं कि कम उम्र की जो बालिका एकल है उसमें ये क्या जीतती है, आपको स्वर्ण पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और ये जो दिखाई पड़ रही है, जो तस्वीर जो दिखाई पड़ रही है, यही दिव्यांशी भौमिक है और इन्हीं के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आपको याद रखना है कि दिव्यांशी भौमिक किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, आपको टेबल टेनिस है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसका जो नाम है परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, आधिकारिक नाम इसका बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर। तो ये भी प्रश्न आपको क्या कहते हैं, याद रखना है और महत्वपूर्ण के तहत आपको याद रखना है ना। तो ये मान के चलिए कि VVI रहेगा। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जन सहयोग कौन सा नाम है, राष्ट्रीय जन सहयोग, जिसको कि बाल विकास संस्थान बोलते थे और शॉर्ट में कह सकते हैं कि NIPCCD बोलते हैं ना। और इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले को जानते हैं ना आप लोग। चलिए, भारत की अग्रणी समाज सुधारक कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले को सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये किसके नाम पर रखा गया है। और आप सीधा से यहां पर बता दीजिए कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, अन्नपूर्णा देवी है ना। तो आपको याद रखना है कि किसके नाम पर क्या कहता है, सावित्री फुले नेशनल आपको इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया। और इसका पहले क्या नाम हुआ करता था, NIPCCD के नाम से इसको जाना जाता था पहले, है ना। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है, हाल में INS तमाल, ठीक है, क्या नाम है, INS आपको तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो किस देश के सहयोग से, तो हम लोगों का प्राकृतिक मित्र है रूस, है ना। तो प्राकृतिक मित्र के अंतर्गत रूस आता है। तो कोई भी सहायता प्राप्त करना होता है तो किससे प्राप्त करते हैं, तो रूस से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तो भारतीय नौसेना में 2 जहाजों को जोड़ा गया है। कितने जहाजों को, 2 जहाजों के। लेकिन आपको प्रश्न है केवल एक के बारे में, लेकिन आप यहाँ पर जब पढ़ते हैं नीचे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं दोनों के बारे में। तो भारतीय नौसेना ने कह सकते हैं कि समुद्र में अपनी उपस्थिति और कमान को मजबूत करने के लिए बेरे में 2 नए जहाजों को, कितने जहाजों को, 2 नए जहाजों को जोड़ा गया है। और 2 नए जहाजों का नाम क्या है, तो स्टील्थ फ्रेगेट उदयगिरी, सबसे पहला नाम याद रखना है किसको, उदयगिरी को। और दूसरा नाम जो है INS तमाल, कौन सा नाम है, INS तमाल। इस दोनों को शामिल किया गया, तो उदयगिरी और तमाल को शामिल किया गया। ठीक है, किसमें, भारतीय नौसेना में। आइए बात कर लेते हैं INS तमाल जो दिखाई पड़ता है, विदेश से आने वाला ये आखिरी युद्धपोत बन गया है। अब जो है हम लोग विदेश से जो मंगाते थे जितने भी युद्धपोत, आखिरी युद्धपोत कौन है, तमाल। क्या इसके बाद हम लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, अब बनाएंगे, खुद बनाएंगे। इसके बाद जो है नौसेना में शामिल होने वाले सभी युद्धपोत भारत में ही निर्मित होंगे। अब हम लोग क्या है, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है क्या होगा, सभी हम लोग कहां पर बनाएंगे, भारत में ही। ठीक है, तो अब सभी पोत जो आपको दिखाई पड़ेगा स्वदेशी डॉकयार्ड में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कह सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि कह सकता है कि जो भारत INS तमाल है विदेश से आने वाला ये आखिरी युद्धपोत है। तो कौन सा आखिरी युद्धपोत है, तो तमाल, है ना। इसके बाद जितना भी जो भी होगा सबको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये तमाल मानक्षेत्र कितना जब आया है, तो तमाल मानक्षेत्र कितना फेमस क्यों है। तो तमाल के बारे में बात करते हैं। यह युद्धपोत जो आपको दिखाई पड़ती है, आपको 30 नॉटिकल मील, जिसको कि कह सकते हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये एक तरह से चलती है ना। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो 55 किलोमीटर। पानी में इतना रफ्तार काफी हो गया है ना, पानी में इतना रफ्तार काफी हो गया। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है और एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में ये कह सकते हैं क्या है, सक्षम है। तो बहुत लंबा दूरी है, तो 3000 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। और स्टील्थ फ्रेगेट तकनीक से कह सकते हैं कि लैस होने के कारण यह दुश्मन के रडार से क्या आएगा संपर्क में। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। क्या खासियत है इसका सबसे बड़ा, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है यही तमाल है ना, युद्धपोत ये तमाल है। और इसका हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि विदेशी के ये रडार में पकड़ में ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये स्टील्थ फ्रेगेट के सिस्टम पर तैयार किया गया है। तो ये विदेशी क्या कह सकते हैं, रडार में आएगा ही नहीं।
जब नहीं आएगा तो आसानी से उसके देश के करीब आप पहुंच सकते हैं, है ना, और पहुंच के आप क्या कहते हैं किसी पर भी आप अटैक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। चले आगे। तो याद रखना है कौन कौन सा शामिल किया गया है नौसेना में, किस किस युद्ध, कौन, तमाल और उदयगिरी को, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एरी सिल्क, एरी सिल्क क्यों मान के चलिए हाल फिलहाल में मान के चलिए प्रसिद्ध है, और क्यों प्रसिद्ध किया, एक तरह से देखते हैं मार्केट में क्यों प्रसिद्ध है ना। और आप लोगों को करंट अफेयर्स में जब आ रहा है तो करंट अफेयर्स में क्या कहता है, क्यों आपको इसका नाम याद रखना है, तो करंट अफेयर्स में क्यों याद रखना है, तो एरी सिल्क जो है किस राज्य से संबंधित है, सबसे पहले ये बताइए तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको मेघालय से, किस राज्य से, मेघालय से, और जिसे हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। क्यों इतना, एक तो जीआई टैग भी मिला है तो जीआई टैग की वजह से भी फेमस है, और दूसरा आने वाले परीक्षा में हाल फिलहाल में यदि कोई परीक्षा होगा तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि जीआई टैग ये जो आपको एरी सिल्क है ये किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है, तो मेघालय से। क्यों प्रसिद्ध हुआ है आइए बात कर लेते हैं। तो मेघालय के जो आपको एरी सिल्क दिखाई पड़ता है हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, तो एक तो प्रश्न ये बन गया। उसके बाद मेघालय की जनजातियों विशेष कर कह सकते हैं कि किस समुदाय के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, तो आपको खासी समुदाय के द्वारा, है ना। मेघालय में आपको कौन कौन सा दिखाई पड़ता है, गारो, खासी, जयंता दिखाई पड़ता है, तो उसके बाद किस समुदाय के द्वारा, तो खासी समुदाय के द्वारा। इसे पीढ़ियों से कह सकते हैं कि संरक्षित किया गया है और इस अपने कौशल इसे समृद्ध किया गया है। क्या समृद्ध किया गया है आइए बात कर लेते हैं। इसे पैदा करने वाले जो रेशम के कीड़े होते हैं, क्या होते हैं, तो रेशम के कीड़े, इसको मारा नहीं जाता है। जो खास है कि जब भी हम लोग को रेशम तैयार करना पड़ता है तो रेशम के कीड़ों को क्या करना पड़ता है, गर्म पानी में देके मारना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको एरी सिल्क दिखाई पड़ती है इसके लिए रेशम के कीड़े को क्या करना, नहीं मारना पड़ता है। जब इसको नहीं मारा जाता है तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, कैसे, अहिंसा सिल्क के नाम से। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अहिंसा सिल्क के नाम से किस रेशम को जाना जाता है, तो किस रेशम को, तो एरी, और एरी का उत्पादन किस राज्य के द्वारा, तो मेघालय के द्वारा किया जाता है। तो और आप एक लाइन और याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि जो मासिक रेडियो संबोधन करते हैं, क्या करते हैं, मन की बात, नाम सुने होंगे, मन की बात लगभग क्या कहते हैं आपको एक महीने में किया जाता है। आपको किसी रविवार को, आपको मंथली रविवार को कह सकते हैं कि अंतिम जो रविवार होती है उसके आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा आपको, यही मासिक रेडियो संबोधन करते हैं, मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, और 123वां इसका एपिसोड हो चुका है। और इसी में मेघालय के पारंपरिक एड़ी सिल्क की सराहना करते हैं, जो मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसकी सराहना की गई है तो उसको आपको याद रखना करंट अफेयर्स के अंतर्गत, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है यही एरी सिल्क का दिखाई पड़ रहा है ना। एरी सिल्क मान के चलिए कहाँ से तैयार की जाती है, सिंपल सी बात है, आपको कहाँ पर, मेघालय में। तो सिल्क का कपड़ा तैयार होता है, तो ये आपको दिखाई पड़ती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजभवन अन्न धन योजना, है ना, कौन सा योजना है, आपको राजभवन कह सकता है कि अन्न धन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। तो किस राज्य में, तो आपको गोवा में, किस राज्य के द्वारा, तो ये गोवा में शुरू किया गया है। और इसको शुरू करने के लिए देखिए स्टार्ट किया जा रहा है गोवा में, लेकिन किस राज्यपाल के द्वारा कह सकते हैं इसको, तो केरल के राज्यपाल। और केरल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर है। स्टार्ट हो रहा है कहां पर, गोवा में, और इसको एक तरह से कह सकते हैं उद्घाटन कर रहे हैं कौन, राजेंद्र अर्लेकर। और राजेंद्र अर्लेकर कहाँ के मुख्य, ये राज्यपाल केरल का, और केरल से पहले कहाँ के, बिहार के, ठीक है। बिहार से इनको ट्रांसफर करके वहां कर दिया गया और वहां वाले को यहाँ पर बदल दिया गया, है ना। तो ये ठीक थे, पहले वाले ही ठीक थे। अभी वर्तमान में जो दिखाई पड़ते इससे पहले वही ठीक है ना। मोहम्मद जो आरिफ खान दिखाई पड़ते हैं, है ना, तो सब अपने अपने भाई भतीजा सब समझ रहे हैं ना, कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। चलिए आइए छोड़ देते हैं उस बात को। तो केरल के राज्यपाल क्या कहते हैं, राजेंद्र अर्लेकर ने क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के हैं। और गोवा के जो राज्यपाल है, तो गोवा के राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई है। ये तीनों कह सकते हैं, ये तीनों की उपस्थिति में आपको दिखाई पड़ता है राजभवन अन्न धन योजना, एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से स्टार्ट किया जाता है, शुभारंभ इसका किया जाता है ना। और जब गोवा का नाम आता है तो गोवा के बारे में जल्दी से बताया, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। मुख्यमंत्री आपकी जस्ट बात कर चुके हैं कि आपको प्रमोद सावंत है, राज्यपाल आपको बात कर चुके हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई है। लोकसभा की यदि बात करते हैं तो लोकसभा कितनी सीटें आपको दिखाई पड़ती है, 2 सीटें दिखाई पड़ती है। और राज्यसभा कितनी सीटें दिखाई पड़ती है, 1 सीटें दिखाई पड़ती है ना। हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जब मान के चले कि कुछ कुछ ऐसा आता है कि भूल ना जाए, तो बीच बीच में हम लोग जो आपको जनवरी से आया है तो 10-12 क्वेश्चन करवाते रहेंगे तो होगा क्या, आपको याद रहेगा, है ना। जब भूल जाते हैं तो आपको याद रहेगा। जैसे बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट वन लिनियर पर रहेंगे। और वन लिनियर के अंतर्गत देखते हैं क्या बात करते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कह सकते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए GMPCS लाइसेंस प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है, स्टारलिंक को। तो आने वाले दिनों में जब आप लोग जो जियो यूज कर रहे हैं तो जियो को कह सकते हैं कि जियो का प्रतिद्वंदी कौन जगह, स्टारलिंक। स्टारलिंक किस देश कहाँ का, अमेरिका का, है ना। और इसके कम मालिक कौन है स्टारलिंक के,
एलोन मस्क, ठीक है। तो एलोन मस्क के द्वारा, और ये आप कहीं पर भी रहिएगा, वायुयान में रहिए, क्या समुद्र में रहिए, ठीक है, आपको नेटवर्क से आप नहीं भागिएगा, ठीक है ना, तो आपका नेटवर्क छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप छूट सकते हैं, नेटवर्क नहीं छूटेगा। कौन, किसके आने से? स्टारलिंक के आने से, ठीक है। तो आने वाले दिनों में स्टारलिंक आपको दिखाई पड़ेगा भारत में। उसको क्या कहते हैं, अभी तो एक तरह से कह सकते हैं जो औपचारिक तौर पर कुछ एक तरह से यहाँ पर अभी ये जो सेवा दिया जाएगा सैटेलाइट इंटरनेट से, है ना, सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जो शुरू करने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ी अभी एक तरह से इसमें क्या कह सकते हैं, जांच परख कर रहा है, ठीक है। जब इसका एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा, पूर्णतः स्टार्ट हो जाएगा, भारत में एक तरह से ये चालू हो दिखाई पड़ती है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या कहते हैं, सर्वाधिक प्रभाव शक्तिशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसको मिला है? तो आचार्य प्रशांत को आप लोग देखे ही होंगे, जानते ही होंगे, है ना। तो आचार्य प्रशांत को जो हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण को बचाने के लिए एक तरह से ये व्यक्ति को कह सकते हैं कि प्रवचन करते हैं, व्यक्ति को बताते हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, आपको दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? आपको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको? आचार्य प्रशांत को, है ना। आगे चलते हैं, डेटॉल के क्या कह सकते हैं, नई आई स्कूल पर्सनल केयर रेंज के लहर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। किस भारतीय राज्य ने कह सकता है कि घातक मस्तिष्क संक्रमित अमीबा का पता लगाने के लिए आणविक नैदानिक आपको परीक्षण किट कह सकते हैं कि आपको विकसित किया गया है। तो आणविक कह सकते हैं कि आपको परीक्षण, सीधी से आप बात करते हैं कि आपको अमीबा का मस्तिष्क, जो अमीबा कह सकते हैं कि मस्तिष्क संक्रमित करने वाला कह सकते हैं कि जो कीट परीक्षित किया गया किसके द्वारा? ये केरल राज्य के द्वारा, ठीक है। कौन सा देश G7, ठीक है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश इस बार किया गया है? किस देश के द्वारा? तो कनाडा के द्वारा किया गया 2025 में। किस देश ने कह सकते हैं कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक पेटेंट कराया है? किसके द्वारा? तो ये रूस के द्वारा। किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा केवल आज पेटेंट तैयार हो गया है, तो इसका मतलब है केवल कौन करेगा? केवल रूस करेगा। आगे हम लोग कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको S महेंद्र देव को। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली क्या कहते हैं टेस्ट श्रृंखला का नया नाम क्या है? ये हो रहा है अभी वर्तमान में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी चल रहा है ना। अभी एक मान के चलिए मैच अभी तक में हो चुका है, एक में भारत को पराजित का सामना करना पड़ा और दूसरा अभी चल ही रहा है, ठीक है। दूसरा का क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो आपको क्या नाम बदल कर दिया गया है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। हाल ही में यदि बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा सकता है आने वाले एक साल में। आपको 2025 यदि बात करते हैं कि फ्रेंच महिला की यदि बात करते हैं, महिला किसके द्वारा जीता गया है? ये कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस ग्राम पंचायत ने कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत। ये रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत आपको कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। श्रीनगर और कटरा के बीच है, जो कटरा दिखाई पड़ता है, कटरा बोल रहे हैं, श्रीनगर और क्या कहते हैं कटरा, है ना, जो आपको क्या कहते हैं जम्मू ये जाते होंगे, कौन सा मंदिर बोल रहे हैं? वैष्णो देवी मंदिर। तो कटरा है ना, कटरा रेलवे स्टेशन। तो आपको जो श्रीनगर और कटरा के बीच में जो दिखाई पड़ता है, वंदे भारत सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। इसका मतलब है कि आप जो जा सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो वंदे भारत आपको दिखाई पड़ेगा। पटना से लेके आपको वहां तक जा सकते हैं। पटना से कहां चल जाइएगा? दिल्ली। दिल्ली से क्या कहते हैं आपको कटा लेना है टिकट। कहां के लिए कटा लेना है? कटरा के लिए कटा लेना है ना। तो आपको क्या कह सकते हैं श्रीनगर और कटरा के बीच में भी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये तो छोटे स्थान पर कह सकते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं दिल्ली से भी आप जा सकते हैं किसी भी ट्रेन से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और आगे हम लोग जो है हम लोग का क्या है, पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था उसका क्या आंसर है, आप लोग भी बताने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि भारत के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की कह सकते हैं कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रॉ नए जो रॉ बनाया गया है, रॉ के प्रमुख किसको बनाया गया है? बताइए आप लोग प्रश्न। ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया। आप लोगों को वैसे पीडीएफ, पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, जो पीडीएफ नहीं देखे होंगे तो कम से कम पीडीएफ तो देख रहे हैं ना, तो पीडीएफ से आप लोगों को मिला होगा, तो प्रश्न आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं क्या है। अभी जस्ट इसके बारे में अभी जस्ट बात किए थे, यदि अच्छे से आप वीडियो को देख रहे होंगे तो इसका प्रश्न आज भी बात किए हैं। वैसे पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात किया है, पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में भी आप इसके बारे में बातचीत किया। पेंटोकट्टा सिनावात्रा सिंपल है कहाँ की प्रधानमंत्री थी? थाईलैंड की प्रधानमंत्री, और इनको हाल ही में क्या कर दिया गया है? निलंबन कर देगा। वैसे आपको आंसर फिर से बता दिए हैं, तो वैसे आप लोग कमेंट करने को आंसर ही पूछा जा रहा है कि पेंटोकट्टा सिनावात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से क्या कहते हैं बर्खास्त किया गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री है? तो उम्मीद है कि आप लोग जान रहे हैं, है ना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आप लोग को लगातार पढ़ते रहना है और मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगली वीडियो में।